नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। WHO और यूनिसेफ के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण में पिछले 3 दशकों में अब तक की लगातार सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड ने प्राकृतिक संसाधन लेखांकन पर अवधारणा पत्र जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की। वेस्ट बैंक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन वार्ता के लिए अभी सही समय नहीं है। और शंघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य होंगे ईरान और बेलारूस। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के रक्षा क्षेत्र की। भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक विधायी संशोधन पारित किया है। इसके तहत भारत पर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा के तहत लागू आर्थिक प्रतिबंधों से छूट दी गई है। भारत ने वर्ष 2018 में रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने पर एक समझौता किया था। इसी कारण अमेरिका ने भारत पर काटसा एक्ट के माध्यम से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। आपको बता दें कि ये मिसाइल रक्षा प्रणाली चीन जैसे आक्रामक देशों को रोकने में सहायक हो सकती है। अमेरिका चीन के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता है। यदि ये प्रतिबंध जारी रहते हैं तो क्वाड पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारत क्वाड का सदस्य है। अमेरिका ने काटसा एक्ट वर्ष 2017 में लागू किया था। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करके रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ सैन्य समझौते करने वाले देशों को दंडित करना है। काटसा एक्ट केवल S-400 रक्षा प्रणाली तक ही सीमित नहीं है। ये रूस के साथ भविष्य में हथियारों के निर्माण या विकास के लिए अन्य संयुक्त उद्यम या फिर किसी भी प्रकार के प्रमुख सैन्य सौदों पर लागू हो सकता है। अमेरिका ने तुर्की पर भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के कारण काटसा के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। S-400 एक लंबी दूरी की सचल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। S-400 ट्रायम्फ में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहां तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी तरह के हवाई हमलों से बचाव करने की क्षमता है। WHO और यूनिसेफ के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण में पिछले 3 दशकों में अब तक की लगातार सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बच्चों के टीकाकरण पर डेटा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक लगभग 30 वर्षों में वैश्विक बाल टीकाकरण में अब तक की सबसे बड़ी निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के खिलाफ टीके की 3 खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के बीच 5% अंक गिरकर 81% हो गया है। यानी कि पहले ये 86% हुआ करता था। ये 3 टीके देश के भीतर और सभी देशों में टीकाकरण कवरेज का संकेत देते हैं। टीकाकरण में गिरावट के कई कारण हैं, क्योंकि संघर्षरत और संकटग्रस्त परिवेश में रहने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, गलत सूचनाओं का प्रसार हो रहा है और कोविड-19 की वजह से सेवा और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आई है। वहीं भारत से जुड़े निष्कर्षों की बात करें तो वर्ष 2020 में अनुमानित 30 लाख बच्चों को DTP-1 की पहली खुराक नहीं मिली। वर्ष 2019 में ये संख्या 14 लाख थे। हालांकि गहन मिशन इंद्रधनुष 3 जैसे व्यापक अभियान के कारण भारत में टीकाकरण में अधिक गिरावट को रोकने में मदद मिली है। WHO और यूनिसेफ वैश्विक टीकाकरण एजेंडा 2030 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गावी वैक्सीन अलायंस और अन्य भागीदारों के साथ कार्य कर रहे हैं। IA 2030 टीकाकरण के माध्यम से बीमारियों को रोकने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक रणनीति है। इसमें सभी देश और प्रासंगिक वैश्विक भागीदार शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कई और सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि टीकाकरण के पूरक अभियानों को तेज करने की जरूरत है। टीकों और टीकाकरण में विश्वास पैदा करने के लिए साक्ष्य आधारित, जन केंद्रित और सटीक रणनीतियों को लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सरकारों को टीकाकरण के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। मिशन इंद्रधनुष और गहन मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष वर्ष 2014 का लक्ष्य उन सभी बच्चों को कवर करना है जो कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीके से बचाव योग्य बीमारियों के खिलाफ
या तो टीकाकरण से पूर्ण रूप से वंचित रह गए हैं या उन्हें आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। ये 12 जानलेवा बीमारियां हैं क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, खसरा, रुबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस और रोटावायरस डायरिया। वहीं गहन मिशन इंद्रधनुष 2017 का लक्ष्य टीकाकरण में तेजी लाना है। ये 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को कवर करने और उन सभी गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में शामिल करने पर केंद्रित है जो टीकाकरण से वंचित रह गई हैं। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड ने प्राकृतिक संसाधन लेखांकन पर अवधारणा पत्र जारी किया है। प्राकृतिक संसाधन लेखांकन एक लेखांकन प्रणाली है। ये प्राकृतिक संपदाओं के भंडार और भंडार में बदलाव से संबंधित है। प्राकृतिक संपदाओं में शामिल है बायोटा यानी कि उत्पादित या जंगली, उपमृदा संपदा, जल और भूमि तथा उनके जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। संपदा लेखांकन में 34 प्रमुख खनिजों, 58 गौण खनिजों और सभी 4 जीवाश्म ईंधनों का विवरण शामिल होता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति और उन्हें प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। प्रस्तावित प्राकृतिक संसाधन लेखांकन की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि एनआरए के प्रारूप को सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग सेंट्रल फ्रेमवर्क के निर्देश को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये किसी देश की विशेष जरूरतों के अनुसार लचीलापन भी प्रदान करता है। CRCF को संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्तावित किया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक है। ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के साथ इसके संबंधों को मापता है। ये वर्ष 2022-23 से डेटा के स्वतः संग्रह और संकलन को सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। ये विशेष रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का प्रस्ताव करके निजी क्षेत्र को भी एनआरए के समग्र फ्रेमवर्क के तहत लाने का प्रयास करता है। इसने लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। इन्हें प्राप्त करने की अवधि 10 वर्ष तय की गई है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं। एनआरए का महत्व ये है कि इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद नीति निर्माताओं को देश में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे उन्हें जानकारी के आधार पर नीतिगत निर्णय लेने और उचित कदम उठाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे इन कार्यों में भी मदद मिलेगी, जैसे कि भौतिक और मौद्रिक मूल्यों के संकलन में, रॉयल्टी दरों के आकलन और समीक्षा के लिए बाजार या निर्यात मूल्यों के सापेक्ष राजस्व का विश्लेषण करने में, विंडफॉल गेन रोकने में, राज्य के राजस्व हितों की रक्षा में, आर्थिक और ऊर्जा दोनों वैकल्पिक संसाधनों की पहचान करने में और अवैध खनन को रोकने वाली व्यवस्था स्थापित करने में। अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की। इस वर्ष राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग के 6ठे संस्करण में 6000 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने भाग लिया है। IIT मद्रास, IISc बेंगलोर और IIT बॉम्बे ने वर्ष 2022 की रैंकिंग में टॉप 3 रैंक हासिल की हैं। शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2015 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया था। वर्ष 2018 से सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में भाग लेना अनिवार्य किया गया है। रैंकिंग फ्रेमवर्क में 5 व्यापक श्रेणियों के तहत संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शामिल है अध्यापन, अधिगम और संसाधन। इसे 0.30 वेटेज दिया जाता है। उसके बाद अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास। इसके अलावा स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता तथा धारणा, इन सभी के आधार पर रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। NIRF रैंकिंग का महत्व ये है कि ये छात्रों को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुनने में मदद करती है। संस्थान की रैंक कंपनियों और संगठनों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई अन्य पहलें की गई हैं, जैसे कि वार्षिक वेब आधारित उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया। तकनीकी पाठ्यक्रम की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने प्रत्यायन की प्रक्रिया शुरू की है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य किया गया है। एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक विदेश संबंधों पर आधारित है। वेस्ट बैंक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन वार्ता के लिए अभी सही समय नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवादों के समाधान के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान सबसे अच्छा तरीका है।
ये दोनों पक्षों के लिए सुरक्षा, समृद्धि, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समान स्तर प्राप्त करने में मदद करेगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। ये समाधान वर्ष 1967 के दौरान इजरायली सीमा को आधार मानकर, जो कि यहूदियों का देश है, और फिलिस्तीन, जो कि अरबों के लिए है, इन 2 राज्यों की स्थापना करके प्राप्त किया जाएगा। इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष की अगर बात करें तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा, और ये बात शुरू होती है वर्ष 1947 से। संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 181 के तहत इजराइल और फिलिस्तीन की विभाजन की योजना को अपनाया। इसके तहत यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रण के अधीन रहे फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का प्रावधान किया गया। उसके बाद अगले वर्ष यानी 1948 में फिलिस्तीन पर से ब्रिटिश मैंडेट समाप्त हो गया और इजराइल राज्य बनाया गया। इसने प्रथम अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत की और उसके बाद वर्ष 1949 में इजराइल की विजय के साथ युद्ध समाप्त हुआ और फिलिस्तीन को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग था इजराइल राज्य का, दूसरा था वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में पड़ता है, और तीसरा भाग था गाजा पट्टी। वर्ष 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अधिकृत कर लिया, और 1993 में इजराइल की सरकार और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ओस्लो समझौते के एक भाग के रूप में द्विराष्ट्रीय समाधान को लागू करने की योजना पर सहमत हुए। और वर्तमान स्थिति ये है कि वेस्ट बैंक पर अब भी इजराइल का कब्जा है, हालांकि वो गाजा से हट गया है। इजराइल अपनी राजधानी के रूप में पूरे यरूशलेम पर दावा करता है, वहीं फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम पर भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में दावा करता है। ईरान और बेलारूस शंघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य होंगे। इस पर निर्णय सितंबर में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में लिया जाएगा। ईरान को एससीओ में शामिल करने का निर्णय पिछले वर्ष के दुशांबे शिखर सम्मेलन में लिया गया था। बेलारूस ने सदस्यता के लिए अपना आवेदन दायर कर दिया है। इस बैठक में भारत ने एससीओ सदस्य देशों के व्यापार जगत के बीच औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तथा संगठन और प्रदर्शनी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विनियमों का प्रारूप भी साझा किया। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान के समूह में शामिल होने के बाद शंघाई सहयोग संगठन का ये दूसरा विस्तार है। शंघाई सहयोग संगठन में विस्तार का काफी महत्व है, क्योंकि एससीओ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि इसे ज्यादा वैधता प्रदान करेगी, साथ ही इसके सदस्यों के लिए सुरक्षा और आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। अधिक बड़े क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी और एकीकरण में सुधार होगा। शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। ये एक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसके सदस्य हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। एससीओ के मुख्य लक्ष्य हैं आपसी विश्वास को मजबूत करना, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था और अनुसंधान में प्रभावी सहयोग करना। भारत अगले वर्ष एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वाराणसी को एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। असम अरुणाचल सीमा विवाद। असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 123 गांवों को लेकर चल रहे सीमा विवाद को कम करना है। वर्ष 1960 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 29 टोपो शीट्स का विश्लेषण किया था। इस पर दिखाई गई सीमा रेखा को अरुणाचल प्रदेश असम सीमा के पुनर्गठन के आधार के रूप में माना जाएगा। इससे दशकों पुराने विवाद का समाधान संभव होगा। दोनों राज्यों ने 123 गांवों के संयुक्त सत्यापन के लिए सीमा के दोनों ओर के जिलों को कवर करते हुए 12 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है। ये समितियां 15 अगस्त तक रिपोर्ट का पहला भाग सौंपेंगी। अगला है साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक के साइबर सुरक्षा सहयोग पर विशेषज्ञ समूह की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का आयोजन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने किया है। इसका उद्देश्य बिम्स्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा चुनौतियों पर कार्य योजना विकसित करना है। ये योजना साइबर संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान, साइबर अपराध, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए तंत्र को शामिल करेगी। इस कार्य योजना को 5 वर्ष की समय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन। केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत गृह मंत्रालय को पहला स्थान दिया गया है। ये एक निश्चित अवधि में किया जाने वाला आकलन है। इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों,
या केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है। इसे वर्ष 2021 में नेस्कॉम और KPMG इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने आयोजित किया था। इस मूल्यांकन के 4 मुख्य मापदंड हैं। सबसे पहला है पहुंच, दूसरा है सामग्री की उपलब्धता, तीसरा है उपयोग में आसानी और सूचना की सुरक्षा और अंतिम मापदंड है केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता। जागृति। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक शुभंकर जागृति को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा। ये उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रसारित करेगी, साथ ही उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करेगी। जागृति शुभंकर का उपयोग इस विभाग के विभिन्न विषयों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा। ये विषय हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान, हॉलमार्किंग, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915, बाट और माप अधिनियम के प्रावधान, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय और शिकायत निवारण पर उपभोक्ताओं की टिप्पणियां। जागृति शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में जागो ग्राहक जागो की टैगलाइन के साथ दिखाया जाएगा। अगला टॉपिक है कार्य निष्पादन और दक्षता के लिए शीर्ष समिति। रक्षा मंत्रालय ने कार्य निष्पादन और दक्षता संबंधी लेखा परीक्षा के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया है। ये लेखा परीक्षा सशस्त्र बलों की पूंजीगत खरीद, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री और परिसंपत्तियों के रखरखाव से संबंधित होगी। ये समिति रक्षा मंत्री को सुझाव देगी। ये सुझाव मंत्रालय के कामकाज के विभिन्न पहलुओं में आंतरिक निरीक्षण और जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए समग्र सुधार के उपायों से जुड़े होंगे। इस समिति की अध्यक्षता रक्षा सचिव करेंगे। ये मौजूदा लेन देन आधारित अनुपालन लेखा परीक्षा को परिणाम आधारित निष्पादन या दक्षता लेखा परीक्षा में बदल देगी। इसका उद्देश्य समग्र दक्षता को बढ़ाना है। भारत वर्ष 2025 तक यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर रहेगा। केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने कहा है कि भारत को वर्ष 2025 के अंत तक यूरिया आयात करने की जरूरत नहीं होगी। ये घरेलू यूरिया के उत्पादन में वृद्धि और नैनो यूरिया के बढ़ते उपयोग के माध्यम से संभव होगा। नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया की खपत में 30% तक की कटौती करता है। सरकार ने बरौनी और सिंदरी सहित 6 नए पारंपरिक यूरिया संयंत्र शुरू किए हैं। इनमें से प्रत्येक संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 1.3 मिलियन टन है। भारत वर्तमान में लगभग 35 मिलियन टन यूरिया की खपत करता है। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत ने मुख्य रूप से चीन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और यूक्रेन से 10.16 मीट्रिक टन यूरिया का आयात किया है। ग्रे वाटर प्रबंधन। तमिलनाडु के पप्पनकुड़ी गांव में ग्रे वाटर प्रबंधन को 100% स्तर पर लागू कर दिया गया है। ग्रे वाटर को अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें स्नान, शावर, हैंड वॉश बेसिन, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और किचन सिंक आदि का अपशिष्ट जल शामिल होता है। इसमें शौचालयों से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जाता है। ग्रे वाटर के पुनर्चक्रण का महत्व ये है कि इससे पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान को रोका जा सकता है। ये ताजे जल की मांग को कम कर सकता है। वर्षा जल संचयन के विपरीत ग्रे वाटर विश्वसनीय जल संसाधन है। ये अप्रत्याशित और परिवर्तनशील वर्षा पर निर्भर नहीं है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। इस तरह से जब सिंचाई में इसका उपयोग किया जाता है तो ये एक बेहतर पोषक तत्व और उर्वरक स्रोत बन सकता है। प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत। रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के चौथे और नवीनतम युद्धपोत दूनागिरी को लॉन्च किया है। P-17 युद्धपोत शिवालिक श्रेणी का फॉलो ऑन संस्करण है। ये बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर तथा प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से युक्त है। इसे स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है। प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी उद्देश्य का हिस्सा है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। कुमार स्वामी कामराज। कामराज का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। कामराज ने नमक तोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वे वर्ष 1937 में और वर्ष 1946 में मद्रास प्रेसिडेंसी विधायिका के लिए चुने गए थे। वे वर्ष 1954 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने छात्रों के लिए भोजन
और निःशुल्क यूनिफॉर्म देने की व्यवस्था की थी। वर्ष 1963 में उन्होंने कामराज योजना के तहत कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने स्वयं को राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित कर दिया था। कामराज के व्यक्तिगत मूल्य थे ईमानदारी, निष्पक्षता, लोगों की सेवा, विनम्रता, देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।